अब एक और डेमोन्स्ट्रेशन की ओर चलते हैं कि लेट अस से कि पूरा ये सॉलिड स्फेरिकल रीजन है हैविंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब। मतलब एक सॉलिड स्फेरिकल बॉडी है और अंदर में यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। कितना चार्ज पर मीटर क्यूब है? रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब। अब देखिए इस रीजन को, इस स्फेरिकल रीजन को सुपरपोज कर दिए, मतलब कॉन्साइड करवा दिए। देखिए किस तरीके से देखेगा, एक दूसरा स्फेरिकल रीजन ऑफ चार्ज है, ऐसे समझिए, वो सुपरपोज हो गया है इस गिवन स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। और ये जो दूसरा है इसके ऊपर जो चार्ज है पर यूनिट वॉल्यूम, इसके ऊपर ये है माइनस रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब। समझ में आ रहा है? अब बताइए कि दोनों रीजन सुपरपोज करेगा तो तब तो इस रीजन में तो कोई चार्ज नहीं होगा। कौन सा रीजन में मार्क कर दें? कौन से रीजन में कोई चार्ज नहीं होगा? इस वाले रीजन में तो कोई चार्ज नहीं होगा ना, क्योंकि रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब और माइनस रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब। यहां पे चार्ज फ्री रीजन है, या जोन बोल दीजिए, चार्ज फ्री जोन है। इसको आर से, रीजन से रिप्रेजेंट कीजिए, आर, या फिर कुछ और भी बोल दीजिए, चार्ज फ्री जोन जेड। हमको जानने का मन है कि चार्ज फ्री जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, उसको अप्रोच करते हैं। देखिए इसका सेंटर है C1। बार बार हम कह रहे हैं कि दोनों स्फेयर का रेडियस और शेप और साइज सेम होना जरूरी नहीं है। हमने ऐसा नहीं बोला अभी तक, बस हमने बोला कि दो स्फेरिकल रीजन हैविंग डिफरेंट चार्ज डेंसिटी पर मीटर क्यूब को सुपरपोज कराया है इस तरह से। ठीक है, मेरा इच्छा है जानने का कि यहाँ पे जनरल कोई पॉइंट P है, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, कोई भी एक जनरल पॉइंट P पे। ठीक है, दोनों की वजह से तो बताइए, तो C1P अकेले ये जो पहला रीजन है, पहला, ठीक है, स्फेयर 1 और ये स्फेयर 2, स्फेयर 1 की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? C1P के अलोंग होगा, और C1P का अगर दूरी x है तो यहाँ पे फील्ड क्या होगा? पहले वाले की वजह से याद कीजिए, रो डिराइव किए थे, रो x वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन के साथ हम फील्ड लिख दिए हैं, x वेक्टर के अलोंग और मैग्नीट्यूड वाइज रो। मान लीजिए दूरी है x, तो रो इंटू एक्स बाई 3 एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गया शॉर्ट में। अच्छा, सिमिलरली ये दूसरा स्फीयर है, उसका सेंटर C2 है, उसकी वजह से पॉइंट P पे फील्ड क्या होगा बताइए? तो किधर की ओर होगा? माइनस रो है ना, तो किधर की ओर होगा? इधर की ओर होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स C2। ठीक है, कितना? मान लीजिए दूरी y है, C2P दूरी y है, तो मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा? रो, और डायरेक्शन तो इधर की ओर होगा, ये वाला वेक्टर y, ये तो रो वेक्टर y। या फिर आपको मन हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये वेक्टर y ये है, अगर कुछ लोग ये मानते हैं ये वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड्स P, तब आपको लिखना होगा माइनस रो y वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड स्फेरिकल रीजन एट द पॉइंट P। ठीक है, तो C2P वेक्टर ये है, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? स्फेरिकल 2 की वजह से फील्ड इधर होगा, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इधर होगा। ये हो गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E नेट, बताइए E नेट क्या होगा?
ई नेट हो जाएगा आपका रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट वेक्टर x माइनस वेक्टर y। देख लीजिए दोनों का रिजल्टेंट एट पॉइंट P, हमको ये ना जानना था कितना होगा, बताइए। ये है वेक्टर x, C1P वेक्टर x है, C2P वेक्टर y है। अब बताइए फिर वही लॉजिक, C1 C2 वेक्टर प्लस y वेक्टर, देख लीजिए C1 C2 वेक्टर प्लस y वेक्टर। y वेक्टर क्या है, ये एरो क्या है, ये देखिए तो बाय ट्रायंगल लॉ C1 C2 वेक्टर प्लस वेक्टर y ये गिव्स वेक्टर x। इस लॉजिक से आपको चाहिए क्या, वेक्टर x माइनस वेक्टर y, कितना आएगा C1 C2 वेक्टर। तो फिर तो कहानी घूम फिर के यही आया ना, पिछला रिजल्ट याद कीजिए। ये फिर कांस्टेंट वेक्टर है कि नहीं, कांस्टेंट वेक्टर है ना। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन दिस चार्ज फ्री जोन इज यूनिफॉर्म एंड इज ऑलवेज पैरेलल टू C1 C2 वेक्टर। ठीक है, तो इसको अगर आप डायग्रामेटिकली बताएं तो हम उस पर भी आते हैं, पहले ये नोट डाउन कर लीजिएगा फिर इसको मिटाते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना चाहता हूं इस चार्ज फ्री एरिया में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू C1 C2 वेक्टर होना चाहिए। तो चलिए बनाएं, और सारे वेक्टर्स ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यूनिफॉर्मली डेंस होने चाहिए, यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होने चाहिए, इस तरह से फैले हुए। तो पैरेलल टू C1 C2 वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू C1 C2 वेक्टर एंड कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल। मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो जाएगा, जो C1 C2 की दूरी होगी लेटर से a बोल देते हैं बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट वही रिजल्ट नहीं है जो आप स्फेरिकल कैविटी के अंदर लाए थे थोड़ा देर पहले। देखिए आना भी था, इस रिजल्ट से आप स्फेरिकल कैविटी वाला जो रिजल्ट लाए थे वहां तक पहुंच सकते हैं। कैसे, सो देखिए मैंने यहां बोला था कि यहां पे दोनों स्फेयर का आइडेंटिकल होना जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है। अब बताइए, ध्यान से सुनिएगा, अब बताइए कि एक स्फेयर है ऐसा, इसका सेंटर है C2 और इस पे है माइनस रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब। और इसको हम क्या किए, अभी तो ये रीजन है ना शेडेड रीजन जहां ओवरलैप हुआ है, अब हम क्या करें कि धीरे धीरे इस C2 सेंटर वाले स्फीयर को यानी S2 स्फीयर को अंदर की ओर लाइए, अंदर इस तरह से कि ये पूरा अंदर आ जाए, ऐसे हम ये बोल रहे हैं, इसको धीरे धीरे अंदर लाइए। तो जो चार्ज फ्री रीजन था ये Z बोलिए, वही चार्ज फ्री रीजन तो अब ये हो गया है, ये जो पहले ये था ब्लू शेडेड वही तो पूरा हो गया है। और इसी चार्ज फ्री रीजन में ही ना, इसी चार्ज फ्री रीजन के लिए ना आप ये रिजल्ट लाए थे, तब तो ये जो रिजल्ट है एक्चुअल में जनरल रिजल्ट आ गया। उसी का स्पेशल केस पिछला केस था जो हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया था, कब, जब कैविटी अंदर बना दिया था। तो ये बात बताना था।